नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के कॉमन कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स या कहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसका लेकर के आज हम उपस्थित हैं, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीस दूसरे फाइलम की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, जिस कारण से इसमें हमें 4 लेक्चर बनाने होंगे। एक कॉमन कैरेक्टर का और दूसरा, तीसरा, चौथा इसके पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, जैसे प्लेनेरिया, फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, तीनों के बारे में एक एक लेक्चर ये, और आज का यह पहला लेक्चर जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। पूरे प्लेटीहेल्मिन्थीस के पॉइंट्स को लेकर आज हम उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। देखिए, आप यह जो देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, यह है एग्जाम्पल प्लेनेरिया टर्बिलेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया है, यह प्लेनेरिया का आप फिगर देख पा रहे हैं। ठीक है, यह प्लेनेरिया है। और दूसरा, यह हम लोगों को जो पढ़ना इसमें फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। और जो तीसरा हम लोगों को देखना है, यह है तीसरा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस की। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थीस का जो पहला पॉइंट्स है वह क्या कह रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थीस का पहला पॉइंट, इस फाइलम में नंबर ऑफ स्पीसीज लगभग 13,000 जातियां हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत। आप जानते हैं जो सबसे बड़ा फाइलम है वह है आर्थ्रोपोडा, दूसरे नंबर पर है मोलस्का, तीसरे नंबर पर है प्रोटोजोआ। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज 13,000 हैं। और ये प्लेटीहेल्मिन्थीस दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड प्लेटीस प्लस हेल्मिन्स। प्लेटी का अर्थ है फ्लैट, चपटे, और हेल्मिन का मतलब है वर्म, मतलब क्रीम, यानी चपटे कृमि, चपटे कृमि। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत किसका अध्ययन हम करने वाले हैं? चपटे कृमियों का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इंक्लूड फ्लैट वर्म। इनमें यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो शामिल किया गया है, फ्लैट वर्म को शामिल किया गया है, चपटे कृमि को शामिल किया गया है। थर्ड पॉइंट, गेगेनबार, गेगेनबार सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेल्मिन्थीस। जो प्लेटीहेल्मिन्थीस नाम है, इसका सुझाव किसने दिया? गेगेनबार ने, गेगेनबार। ठीक है, चलिए आज का जो चौथा पॉइंट्स है वह क्या कह रहा है? एस्टडी ऑफ वर्म, कृमियों का अध्ययन, कॉजिंग पैरासाइट इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज हेल्मिन्थोलॉजी। अर्थात जो पैरासाइट होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में, उसे हम कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी, हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? मोस्टली पैरासाइट, और ये प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली पैरासाइट होते हैं, अर्थात यह परजीवी होते हैं। बोथ एक्सो एंड इंडो, यानी दोनों रूप से ये परजीवी होते हैं, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से, दोनों रूप से होते हैं पैरासाइट, अर्थात शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी। और अगला पॉइंट्स कह रहा है कि सम फ्री लिविंग, यानी कुछ जो है इसके अलावा, पैरासाइट्स तो मोस्टली होते हैं लेकिन कुछ फ्री लिविंग होते हैं, अथवा एक्वेटिक मोस्टली मैराइन। और ये कैसे होते हैं? जलीय, और जलीय में मुख्य रूप से मैराइन होते हैं, लवड़ी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसकी जो बॉडी वॉल होती है, शरीर की जो भित्ति होती है, वह त्रिस्तरीय होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और आल वर्म, सभी कृमियों की जो बॉडी वाल है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सभी कृमियों की। ठीक है, और सिमेट्री की जहाँ तक बात है तो इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है बाईलैटरल सिमेट्रिकल, ये बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और इसके साथ साथ ही ये एसिलोमेट होते हैं। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है? तो इसमें दोस्त बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल का होता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल का। ठीक है, अभी ऐसा तो इसके पहले वाले फाइलम में नहीं था। ठीक है, यहाँ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल का है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि एनस इज एब्सेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एनस इसमें नहीं होता है, ओनली वन एपर्चर इज प्रेजेंट द होल बॉडी, पूरे शरीर में केवल एक ही छिद्र होता है। लाइक सिलेंट्रेट्स, जैसे किसमें? सिलेंट्रेट में। विथ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है दोस्त? हमने बताया था कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है कि जब शरीर में केवल एक ही छिद्र हो,
अर्थात एनस एब्सेंट हो तो उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, तो इसमें पाया जाता है। और इसकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड अथवा सेगमेंटेड हो सकती है, मतलब खंड विहीन भी हो सकती है और खंडित भी हो सकती है, मतलब कई खंड में इसकी बॉडी बटी भी हो सकती है और अथवा इसकी पूरी शरीर खंड विहीन भी हो सकती है। ठीक है, इस प्लेटी हेलमिंथीस के अंतर्गत देखिए अनसेगमेंटेड में जैसे खंड विहीन कौन होती है, जैसे प्लानेरिया और फैसियोला, फैसियोला हिपैटिका और प्लानेरिया। ठीक है, ये दोनों की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, और जबकि टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है वह सिगमेंटेड होती है। और यहाँ एक खास बात की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट आर क्लियर, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर जो भाग होते हैं बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हेड बिगिंस फ्रॉम दिस फाइलम, इस फाइलम से ही हेड का जो प्रभाव है, यानी हेड अपीयर होने लगा, कि हेड जो पाया जाने लगा इसी फाइलम से उसकी शुरुआत होती है। हेड का बनना, जीवों में हेड का पाया जाना इसी फाइलम से शुरुआत होती है। अगला पॉइंट्स क्या है कि अ थिक क्यूटिकल, एक मोटी क्यूटिकल की परत जो मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन्स, यानी जो किसकी बनी होती है, स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। आर कॉल्ड टीग्यूमेंट, उसे कहा जाता है टीग्यूमेंट, यानी एक को मोटी क्यूटिकल होती है जिसे कहते हैं टीग्यूमेंट, और यह टीग्यूमेंट बनी होती है स्क्लेरोप्रोटीन की। ऑन आउटर सरफेस विच इज ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन, जो इसके परजीवी होने के करेक्टर को एडॉप्ट करता है। हम आपको अपनी भाषा में समझा दें दोस्त, क्योंकि ये जो देखिए आंतरिक जैसे परजीवी हैं, तो अगर ये पाए जा रहे हैं अंदर तो इनका पाचन क्यों नहीं होता है? इनका पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी जो बाहरी भाग है, जो बाहरी परत है, वह एक मोटी क्यूटिकल की बनी होती है। यह क्यूटिकल स्क्लेरोप्रोटीन होता है, ठीक है, जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं, जिसके कारण इनका अंदर पाचन नहीं होता है। अर्थात जिस जंतु के शरीर के अंदर ये पाए जाएंगे वो शरीर के द्वारा ये जो एंजाइम छोड़ा जाता है पचाने के लिए भोजन को, अगर उसमें ये मौजूद है तो इसके शरीर पच नहीं पाता है। क्यों नहीं पच पाता? क्योंकि इनकी जो भित्ति है एक मोटी क्यूटिकल की बनी होती है जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं। अगली खास बात क्या है दोस्त, देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन अनुपस्थित होते हैं, बट एडहेसिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें कुछ भाई जिससे जोड़ने वाले कुछ भाग हैं, कहाँ किसकी सहायता से जुड़ेगा किसी से, उसमें यह प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे सकर और हुक, सकर और हुक इसमें उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी जो अंग होते हैं, आर प्रोटोनिफ्रीडिया, इसमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं उन्हें प्रोटोनिफ्रीडिया कहते हैं, जो कि कैसे सोलेनोसाइट्स भी कहलाते हैं, इसकी कोशिकाएं होती हैं, अथवा इसे फ्लेम सेल्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है फ्लेम सेल, तो फ्लेम सेल जो उत्सर्जी अंग होता है किसका होता है? तो फ्लेम सेल जो उत्सर्जी अंग है यह प्लेटी हेलमिंथीस का ही है। अगला जो पॉइंट्स है वह क्या है कि मीजोडर्म, मीजोडर्म जो इसकी होती है, इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होती है बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। जैसा कि अभी हमने बताया इसकी बॉडी जो होती है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इसकी बॉडी वॉल होती है, अभी हमने बताया। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक तो हो गई इक्टोडर्म, एक हो गई इंडोडर्म, और जो मध्य की होती है वह कहलाती है मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म होती है बनी होती है पैरेनकाइमा अथवा मेजेनकाइमा की बनी होती है। देखिए ये बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात ये द्विलिंगी होते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है मोनोइसियस, अर्थात एक ही जीवधारी में दोनों लिंग होते हैं, मेल और फीमेल, अथवा इस बात को हम कहें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अथवा आप कहिए कि ये बाइसेक्सुअल अथवा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और इसकी कंडीशन जो कहलाती है वह कहलाती है मोनोइसियस। ठीक है, ये तो बाइसेक्सुअल होते हैं लेकिन हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, क्योंकि एक जीवधारी में केवल एक ही लिंग है, या तो नर लिंग है अथवा मादा लिंग है, लेकिन इसमें दोनों लिंग होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, इसमें स्केलेटन कंकाल तंत्र और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात जो रासायनिक समन्वयन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह भी एब्सेंट होता है। और इसकी खास बात क्या है कि एनिमल रिस्पायर्स, जो जंतु होते हैं वो रिस्पायर अर्थात जो श्वसन की क्रिया करते हैं किसकी सहायता से करते हैं? तो एनिमल रिस्पायर्स थ्रू बॉडी सरफेस, ये शरीर की सतह के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं।
अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट, इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है अनाक्सी श्वसन होता है। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, और किसमें? इन इंटरनल पैरासाइट जो आंतरिक रूप से किसी जीव के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन भाई अंदर कहाँ मिलेगी? तो ये अनाक्सी श्वसन करते हैं। लाइक टीनिया, जैसे किसमें? टीनिया में। तो अगर यह आपसे पूछा जाए कि टीनिया में जो रिस्पायरेशन की क्रिया है किस प्रकार की है, तो वह होती है एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है, अनाक्सी श्वसन होता है। अगला पॉइंट्स क्या है कि फर्टिलाइजेशन, इसमें जो निषेचन की क्रिया है मोस्टली इंटरनल, इसमें जो निषेचन की क्रिया है वह इंटरनल प्रकार की होती है, अर्थात शरीर के अंदर होती है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट, इसमें विकास कैसे होता है? देखिए विकास होता है इसमें किस प्रकार का? टिपिकली प्रोटोस्टोम टाइप। किस प्रकार का होता है इसमें विकास? डेवलपमेंट टिपिकली प्रोटोस्टोम टाइप। तो यह भी बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है, टिपिकली प्रोटोस्टोम टाइप का होता है डेवलपमेंट। अगला पॉइंट्स क्या है कि इसमें जो लाइफ साइकिल होती है, जो इनका जीवन चक्र होता है, कंप्लीटेड विथ मैनी लार्वल स्टेज, जो इनका जीवन चक्र है यह बहुत से लार्वल कंडीशन के द्वारा होते हुए पूरा होता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, अभी आप सुनेंगे सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ठीक है, मिरासीडियम लार्वा, तो कई हैं। जैसे इसके लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, मिस आर.सी. मल्होत्रा। तो अभी हम आगे बात करेंगे जब इनके सभी जीनस की बात करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए अगला पॉइंट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह इसके क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या कह रहा है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज इज डिवाइडेड, इस जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है वह डिवाइड बटा होता है इनटू 3 ग्रेट ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में बटा होता है। वो ग्रुप कौन कौन से हैं? चलिए दोस्त देख लिया जाए। देखिए इसका जो ग्रुप है हम आपको बता दें, 3 ग्रुप कौन कौन से हैं। पहला तो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, पहला ग्रुप फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, ये आप देख रहे हैं फ्री लिविंग फ्लैटवर्म। जो दूसरा ग्रुप है पैरासिटिक फ्लूक, जो परजीवी के रूप में रहते हैं उसे फ्लूक कहा जाता है, ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो पैरासिटिक टेपवर्म यानी ट्रेपवर्म, तीसरा जो है इसका ग्रुप है टेपवर्म। तो हम आपको ऐसे बता दें कि जो फ्री लिविंग होते हैं अथवा ये फ्लैट वर्म में बटे हैं, फ्लूक में बटे हैं और टेप वर्म में। तो 2 वर्म ऐसे हो गए, एक पहला फ्लैट वर्म, दूसरा जो है टेप वर्म, और तीसरा जो है फ्लूक होता है, तीसरा होता है फ्लूक, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्या है यह जो पहला इसका जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो 3 ग्रुप में बटा है वह किन किन ग्रुपों में बटा है और इनका कॉमन कैरेक्टर क्या है। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के बारे में अभी हम देखते हैं। देखिए इनके तीनों जो ग्रुप हैं, पहला टर्बिलेरिया है, दूसरा ट्रिमेटोडा है, तीसरा सिस्टोडा है। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। जो टर्बिलेरिया है इसके अंतर्गत जो भी जीवधारी होते हैं उनका कैरेक्टर्स क्या है और इनका उनकी मुख्य बात क्या है, ये फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं। ये मुख्य रूप से जो टर्बिलेरिया के सदस्य हैं फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से निवास करने वाले, और ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं टर्बिलेरिया के सदस्य। और जो ट्रिमेटोडा के होते हैं सदस्य ये पैरासिटिक होते हैं, और इससे सामान्य रूप से इसे फ्लूक कहा जाता है। इसे कहा जाता है फ्लूक, किसको? ट्रिमेटोडा को, TF ट्रिमेटोडा को कहा जाता है फ्लूक, ठीक है, ये फ्लूक कहलाते हैं। और ये पैरासाइट बोथ इग्जो भी और इंडो दोनों प्रकार के पैरासाइट होते हैं, कॉमनली कॉल्ड फ्लूक। और यहाँ पर जो सिस्टोडा है, सिस्टोडा को मुख्य रूप से टेपवर्म कहा जाता है, सिस्टोडा को टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। और इसकी मुख्य बात है सिस्टोडा की कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात इसमें एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। चलिए टर्बिलेरिया के जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं जो फ्री लिविंग के, इसमें शकर नहीं होता है, शकर्स अब्सेंट होते हैं, चूसक अनुपस्थित होते हैं, और इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब मैं आपको हाइड्रा पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन की क्षमता होती है हाइड्रा में तो होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होती है, वह इसी में होती है, टर्बिलेरिया। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको प्लेनेरिया, तो आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होती है। और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इसमें उपस्थित होता है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल जो हैं जैसे प्लेनेरिया है, मीजोस्टोमा है और डुजेसिया है, ठीक है, प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा और डुजेसिया। ट्रिमेटोडा
को सामान्य रूप से फ्लूक कहा जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, लीवर फ्लूक भी है जिसे फैसियोला हिपैटिका कहते हैं, और ब्लड फ्लूक है। ब्लड फ्लूक अर्थात सिस्टेमा मानसूनी, ठीक है, सिस्टेमा मानसूनी ट्रिमेटोडा के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा इससे। सिस्टोडा मैंने बताया कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं टीनिया सोलियम, जिसे हम पार्क टेपवर्म कहते हैं, टीनिया सोलियम को, ठीक है, और टीनिया सैजिनेटा जिसे बीफ टेपवर्म कहते हैं, टीनिया सैजिनेटा को, और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस इसे कहा जाता है डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म। और इसका चौथा जो एग्जाम्पल है हाइमिनोलेपिस, हाइमिनोलेपिस इसको यह स्मॉलेस्ट टेपवर्म है इन मैन इंटेस्टाइन, मानव की आंत में रहने वाला सबसे छोटा टेपवर्म है। तो चलिए दोस्त, हमारा यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमारे इस वीडियो में ज़रूर बताइए। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।